नाइन्थ के भैया बहन ध्यान दें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 मेमोरी तथा स्टोरेज डिवाइस। इसको बहुत अच्छे से समझना है कि मेमोरी क्या होता है। जो आम बोलचाल की भाषा में आप लोग कहते हो कि मेमोरी काम नहीं कर रहा किसी का, यानी कि मेमोरी काम नहीं करने का मतलब है कि उसकी संग्रहण क्षमता का न होना, यानी कि जो मेमोरी का अर्थ होता है वो होता है संग्रहण क्षमता। तो कंप्यूटर की संरचना मानवीय संरचना के समान है। मानवीय संरचना क्यों कह रहा है? क्योंकि जिस प्रकार हमारे कंप्यूटर में मेमोरी की आवश्यकता है, तो मानव शरीर में भी मेमोरी की आवश्यकता होती है। याद रखने की क्षमता होनी चाहिए। मानव शरीर एक कंप्यूटर के समान ही कार्य करता है। अब जिस प्रकार से मनुष्य काम कर रहा है उसी प्रकार से कंप्यूटर कार्य कर रहा है, तथा कंप्यूटर भी मानव शरीर के समान है, यानी कि दोनों एक दूसरे के जैसे कार्य कर रहे हैं। कैसे करते हैं? तो हम अपने किए गए कार्यों को याद कर लेते हैं। यानी कि जो हम कार्य करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा, कल हमने क्या पढ़ा, हमें गृह कार्य क्या मिला है, हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, जिसकी अवधि तथा जिसका आकार हमारी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है। छोटा बच्चा है तो याद रखने की क्षमता कम होती है, बुजुर्ग लोग होते हैं याद रखने की क्षमता कम होती है, बड़े होते जाते हैं, जैसे मैच्योर होते जाते हैं क्षमता बढ़ती जाती है। तो यह है कि जिस प्रकार का आपका शरीर है, जैसा उसकी क्षमता है, उस हिसाब से याद रखने की क्षमता भी होती है। कंप्यूटर में भी मेमोरी उपस्थित होते हैं, यानी कि कंप्यूटर भी क्षमता के हिसाब से उसमें जो मेमोरी होते हैं वो डाटा को स्टोर करते हैं, जो किए गए कार्यों को याद रखने में सहायता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी मानवीय मेमोरी से अधिक सक्षम तथा विश्वसनीय है। मनुष्य में थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, कंप्यूटर में गलतियां नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि कंप्यूटर को जो निर्देश देते हो वही कार्य कंप्यूटर करता है। अब गलत दोगे तो गलत करेगा, सही दोगे तो सही करेगा। यानी कि आप जिस हिसाब से कंप्यूटर से कार्य करवा रहे हो उस हिसाब से वो कार्य करेगा, गलत नहीं करेगा, विश्वसनीय करता है। साथ में इसकी क्षमता भी ज़्यादा है। आप जो चीज़ याद रखते हो कभी कभी भूल जाते हो, मगर कंप्यूटर भूलता नहीं है। जैसे मोबाइल में आप किसी का नंबर सेव रखे हैं, आपको वो नंबर भूल जाएगा, मगर दूसरे को वो नंबर, आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल फ़ोन को वो नंबर नहीं भूल सकता। इस अध्याय में उस अध्याय की जो विषय वस्तु है वो है हमारी मेमोरी, जिसका अध्ययन हमें करना है। कंप्यूटर मेमोरी के कुछ टाइप्स होते हैं। छोटे क्लासों में आप लोगों ने दूसरे प्रकार कुछ पढ़े थे, उसको यहाँ थोड़ा और विस्तृत कर दिया गया है, जो हो गया सेमीकंडक्टर मेमोरी और मैग्नेटिक मेमोरी। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, यह सेमीकंडक्टर पदार्थों जैसे सिलिकॉन से बनी होती है। जो सेमीकंडक्टर के जो पदार्थ होते हैं उनसे बनी मेमोरी है। यह मेमोरी अधिक तेज किसमें? तो गति में, आकार में छोटी तथा वजन में हल्की होती है। साथ में इसको यूज़ करने के लिए कम ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, परंतु ये अत्यधिक महंगी होती है। अत्यधिक महंगी होने के कारण यह बहुत कम मात्रा में प्रयोग की जाती है, और इसी मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। जैसे आप पढ़े थे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी है। दूसरा जो आता है वो हमारा मैग्नेटिक मेमोरी। यह मेमोरी सस्ती तथा गति में धीमी होती है, सस्ती भी है, स्पीड भी स्लो है। यह मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप के रूप में होता है, यानी कि इस पर चुंबक लगा होता है, उसके जैसा होता है, जिसमें मैग्नेटिक चुंबक का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक से इसको लेप दिया जाता है, इसके धरातल को मैग्नेटिक से कोटेड कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, और कवर करने के लिए आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इस मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। यानी कि सेमीकंडक्टर मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई और मैग्नेटिक मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई। अब बात आती है कि इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन सी मेमोरी किस प्रकार की है। तो कंप्यूटर की दो मेमोरीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम, प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम होता है, और सेकेंडरी में दो होते हैं, सीरियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसको हम लोग समझेंगे। पहले ये देखते हैं कि मेमोरी यूनिट स्टोरेज की क्षमता को हम बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आदि मापते हैं। यानी कि सबसे जो छोटा मानक है वो होता है हमारा बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, और उसकी क्षमता के अनुसार सब बढ़ते जाते हैं। निम्न प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी स्टोर होने के लिए एक कैरेक्टर 1 बाइट स्थान लेता है। ये ध्यान दीजिएगा, एक अक्षर, एक स्पेस, एक कैरेक्टर बराबर 1 बाइट, यानी कि वो उतना स्थान लेगा जो 8 बिट से मिलकर बना होता है। अब 1 बाइट कितने बिट से मिलकर बना है? 8 बिट से।
एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, यानी कि छोटे छोटे बिट यदि 8 जगह 8 इकट्ठे कर दिए जाए बराबर 1 बाइट होता है, तो वह एक अक्षर का स्थान लेगा। उसके लिए एक अक्षर चाहिए। तो ये उसका बना हुआ है कुछ डाटा, उसको देख लो आप। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट, यानी 10 गुना होता जाता है। 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट, यानी कि सबका 10 गुना। अब हम बात करेंगे मेमोरीज़ के बारे में। तो इसमें जो पहली मेमोरी है वो है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मुख्य मेमोरी, नाम से ही है प्राइमरी यानी कि मुख्य मेमोरी, या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर के इस भाग में इंटरनल क्यों कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के इस भाग में एग्जीक्यूशन के लिए डाटा तथा प्रोग्राम के निर्देश स्टोर रहते हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि जो आप काम कर रहे हो उसको चलाना हो, उसको एग्जीक्यूट कराना हो, तो उसके लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। और डाटा एग्जीक्यूशन के लिए जो डाटा होते हैं हमारे प्राइमरी मेमोरी में ही होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में ही होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में नहीं होते। जब सीपीयू किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, यानी कि उसको अंतिम रूप में फाइनल कर रहा होता है, तो उस प्रोग्राम से संबंधित डाटा, यानी कि जिस प्रोग्राम को वो ख़त्म कर रहा है, जिस प्रोग्राम को चला रहा है, उससे संबंधित डाटा तथा निर्देश प्राइमरी मेमोरी में ही होते हैं। और प्राइमरी मेमोरी में होना भी आवश्यक है। सेकेंडरी मेमोरी से डाटा सीपीयू लेगा ही नहीं। प्रोसेसर कभी भी डाटा लेगा एग्जीक्यूशन के लिए, वो तो प्राइमरी मेमोरी से लेता है। सीपीयू किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक डाटा तथा निर्देश को केवल प्राइमरी मेमोरी से ही प्राप्त करता है या रीड करता है। आप सेकेंडरी मेमोरी में रख दो, कहीं और भी रख दो, मगर उसको टच नहीं करेगा, वो केवल प्राइमरी मेमोरी को ही जाता है देखने के लिए। यदि ये डाटा या निर्देश प्राइमरी मेमोरी में न हो करके यदि आप उसको सेकेंडरी मेमोरी में रखते हो, किसी दूसरे मेमोरी में रख देते हो, तो पहले ये डाटा तथा निर्देश प्राइमरी मेमोरी में स्थानांतरित किए ही जाते हैं। यानी कि आप कहीं भी रखते हो उसको आपको प्राइमरी मेमोरी में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसर सीपीयू उसको प्राइमरी मेमोरी में ही सर्च करता है। तत्पश्चात ही सीपीयू किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी न केवल डाटा तथा निर्देशों को स्टोर करने के काम आती है, प्राइमरी मेमोरी केवल डाटा और निर्देश को स्टोर नहीं करती, बल्कि यह क्रियान्वयन के पश्चात प्राप्त परिणाम को भी स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी की डाटा स्थानांतरण की गति सेकेंडरी मेमोरी से अधिक है, क्योंकि क्षमता कम होती है मगर गति क्या है, ज़्यादा है। प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक स्मृति या फिर मेमोरी के कुछ प्रकार हैं, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, प्रोम हो गया, ईप्रोम हो गया, ईप्रोम हो गया। स्टार्ट हम लोग करते हैं रैम से। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा कंप्यूटर डाटा को किसी भी क्रम में ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं, यानी डाटा को सीक्वेंस में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे भी रख दो, विदाउट सीक्वेंसिंग रख दो, बिना क्रम के रख दो, वो स्टोर हो जाता है तथा उसे पुनः प्राप्त भी कर सकता है। प्राप्त करेगा तो अपने हिसाब से प्राप्त करेगा सीपीयू, आप रख कैसे भी सकते हैं। रैम में किसी भी स्थान से डाटा पढ़ने के में समय समान लगता है। अब रैम में आपका डाटा पहले नंबर पे या फिर 100वें नंबर पे हो, कोई इशू नहीं है। प्रोसेसर क्या करेगा, उसको एक उसके पास 100वें नंबर का डाटा उठा या फिर पहले नंबर का डाटा उठाए, टाइम उसका उतना ही लगना है। इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इस पर उपलब्ध डाटा को लिखा व पढ़ा जा सकता है। यह अस्थायी मेमोरी है, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि इसमें जो डाटा होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। डिलीट कब होंगे, जब ऑटोमेटिक लाइट कट जाए, यानी कि सेव नहीं होंगे। सेव करने के लिए आपको अस्थायी मेमोरी में जाना पड़ेगा, और अस्थायी मेमोरी के डाटा सेव नहीं होते हैं, क्योंकि विद्युत सप्लाई के बंद होने के पश्चात इसमें स्टोर डाटा को पुनः प्राप्त नहीं किया। जैसे यदि आप काम कर रहे हो, इनकेस मान लो आप अपना फ़ोन ही चला रहे हो, कोई 2-4 नंबर आपने लिख लिया और सडनली आपकी बैटरी बैठ गई या फिर बैटरी आपने निकाल दिया, तो जो चीज़ आपने लिखा है और उसको आपने सेव नहीं किया है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में यदि आप कोई काम कर रहे हैं और उसको आपने सेव नहीं किया तो वो भी क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब तक सेव नहीं किए तब तक वह अस्थायी मेमोरी में यानी कि रैम में है, और जैसे ही आप उसको सेव करते हैं तो वह आपके सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है।
हमारे द्वारा दिया गया डाटा सर्वप्रथम रैम में जाकर ही स्टोर होता है। यह सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली मेमोरी है, यूज सबसे ज़्यादा इसका है। कंप्यूटर में यह मेमोरी जितनी अधिक होगी, कंप्यूटर की गति उतनी ही तीव्र होती है और कंप्यूटर अधिक कार्य करने वाला भी होता है। आजकल प्रयोग किए जाने वाले जो कंप्यूटर में सामान्यतः जो रैम की क्षमता है वो 1 GB से लेकर के 4 GB तक का प्रयोग किया जा रहा है। रैम नामक यह मेमोरी छोटे छोटे स्टोरेज परिक्षेत्रों से मिलकर बनी है, जिनको हम सेल कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे इकाइयों से बनी है, जिन इकाइयों को हम सेल कहते हैं। और प्रत्येक सेल एक निश्चित मात्रा में बिट को स्टोर कर सकती है। इनमें से प्रत्येक सेल को एक विशेष संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि उस रैम में जितने भी छोटे छोटी इकाइयां हैं जिनको सेल कहते हैं, उस सेल का एक एड्रेस होता है जिसको हम एक विशेष संख्या में व्यक्त किया जाता है। या फिर आप यूँ कह सकते हो कि जिस विशेष संख्या में उसको व्यक्त किया जाता है उसे सेल एड्रेस कहा जाता है। इस एड्रेस का प्रयोग ठीक उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार की हमारे घरों के एड्रेस का प्रयोग पत्र आदि लाने ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे डाटा आप स्टोर करेंगे तो उस डाटा का भी एड्रेस होगा। कोई भी चीज़ आप स्टोर करते हो उस मेमोरी में तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है, और ये एड्रेस उसी प्रकार होगा जैसे हम लोग का एड्रेस है। इन एड्रेसेस के माध्यम से CPU को यह ज्ञात होता है कि उसे प्रोसेसिंग के लिए डाटा कहाँ से प्राप्त करना है। जब तक एड्रेस उसका क्लियर नहीं होगा, प्रोसेसर ऐसे ही घूमता रह जाएगा और उसको कंफर्म एड्रेस न होने की वजह से प्रॉपर डाटा नहीं मिल पाता है। तथा कहाँ पर प्रोसेसिंग के पश्चात परिणाम को स्टोर करना है। जैसे मान लो डाटा रिसीव करना है तो उसके लिए भी उसको एड्रेस चाहिए कि कौन सा डाटा कहाँ से उठाना है, और डाटा को सेव करना है तो उसके लिए भी इसे चाहिए कि इस डाटा को उठा के हम कहाँ पर ले जा कर के सेव करें। तो दोनों एड्रेस उसको जानकारी होनी चाहिए। रैम निम्नलिखित प्रकार की होती है। अब कौन कौन सा? तो डायनेमिक रैम जिसको हम DRAM बोलते हैं, स्टैटिक रैम जिसको SRAM बोलते हैं, सिक्नोरस रैम जिसको हम SDRAM बोलते हैं, सिक्नोरस डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम को डायनेमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है। डायनेमिक का मतलब ये है कि उसको रिफ्रेश करते रहो, और रिफ्रेश का हर सेकंड में ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश करने से तात्पर्य ये है कि विद्युत की सहायता से रैम चिप को चार्ज करने से है कि जो रैम है ऑटोमेटिक क्या होता है, वो चार्ज होता रहता है। चार्ज कैसे होता है? तो ऐसा 1 सेकंड में 1 से अधिक बार करना पड़ता है। तो आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जो डायनेमिक रैम है ऑटोमेटिक कंप्यूटर की सहायता से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा वो चार्ज होता रहता है। अन्यथा डायनेमिक रैम चार्ज नहीं होगा तो डायनेमिक रैम में जो डाटा स्टोर्ड है वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अगला जो हमारा है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम को डायनेमिक रैम के समान रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाम से ही अंतर है, डायनेमिक रैम रिफ्रेश करना है, स्टैटिक रैम रिफ्रेश नहीं करना होता है। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की अपेक्षा तेज गति से कार्य कर सकती है, यानी कि डायनेमिक की अपेक्षा स्टैटिक की तीव्रता ज़्यादा है। जहाँ डायनेमिक रैम किसी डाटा को पढ़ने के लिए 60 नैनोसेकंड्स का समय लेती है, यानी कि डायनेमिक रैम ज़्यादा समय लेती है किसी डाटा को पढ़ने के लिए, वहीं स्टैटिक रैम 10 नैनोसेकंड्स का समय लेती है। इतना अंतर है। डायनेमिक रैम एक डाटा को पढ़ने के लिए 60 नैनोसेकंड्स का, तो स्टैटिक रैम 10 नैनोसेकंड का समय लेती है। इसलिए स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की अपेक्षा महंगी भी होती है। भाई जिसका काम अच्छा है वो थोड़ा महंगा है। अगला जो हमारा आता है वो है सिक्नोरस DRAM, यानी कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या SRAM की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। यह क्या है? DRAM हो गया या फिर SRAM हो गया, उसकी भी अपेक्षा ये जो तीसरी रैम है आपकी SDRAM, इसकी गति तीव्र है। तीव्र होने का कारण ये है कि यह CPU के घड़ी के अनुसार चलता है। जिस प्रकार से आपका CPU चलेगा उसी प्रकार से यह भी चलेगा, तथा इसके कारण यह दूसरे रैम की अपेक्षा डेटा को अधिक तेज़ी से स्थानांतरित करता है। इसीलिए इसको सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हम कहते हैं। तो भैया बहनों, यहाँ तक का इसका टॉपिक था। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, जो समझ में नहीं आए आप उसको पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।